तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने सेशन में फर्स्ट ईयर का कोड पॉलिटिकल का कोड है बीपीएससी 131, जो कि आपका हम चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे। डेमोक्रेसी इट मीन्स लोकतंत्र। इससे पहले हमने प्रीवियस 6 चैप्टर को कवर कर लिया था। उस 6 चैप्टर के साथ साथ हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर कर लिया था, जो कि आपके इनकमिंग एग्जाम के लिए वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका वंडरफुल मार्क्स आ जाएगा 85+। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके डायरेक्ट अपने चैप्टर वाइज भी कवर कर सकते हैं एंड मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी वहां से कवर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र को इंग्लिश में हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो कि ग्रीक भाषा का एक वर्ड है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिका। डेमोक्रेटिका का मतलब होता है, डेमो मतलब होता है आपका जनता, और क्रिटिका का मतलब होता है शासन, यानी कि जनता के द्वारा किया गया शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो हमारा बोल सकते हैं कि उत्तरी यूरोप से लेके हमारा ग्रीक शब्द के रूप में जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन आधुनिक समय की बात की जाए तो लोकतंत्र जो है आपका अमेरिका का देन हमारे भारतीय संविधान में देखा जाता है, जो कि पर्टिकुलर अगर मैं बात बोलूं तो सबसे पहले अगर आधुनिक समय में बात की जाए तो 1630 के आसपास जो है अमेरिका ने लोकतंत्र को अपना लिया था। ठीक है, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि लोगों के द्वारा किया गया शासन, यानी कि जनता के द्वारा किया गया शासन को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। अगर लोकतंत्र का अर्थ हम सिंपल लैंग्वेज में समझ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऐतिहासिक शब्दों के रूप में देखा जाए तो लोकतंत्र का जो स्वरूप है सबसे पहले यूनान का बोल सकते हैं एक ऐसा व्यवस्था स्थिति रहा है कि यूनान के देशों ने इसे अपनाते हुए आगे बढ़ा था। जैसे कि 500 ईसा पूर्व, यानी कि 500 ईसा पूर्व, यानी कि बोल सकते हैं कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले की बात कर रहा है। ठीक है, डेमोक्रेटिका जो शब्द है आपका पूर्ण रूप से आपका यूनानी शब्द के रूप में ग्रीक का शब्द है, जो कि डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेटिका का मतलब होता है शक्ति या शासन, यानी कि लोगों का शक्ति या फिर शासन, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो एक सरल लैंग्वेज में आपका एक परिभाषा आ जाता है, जो कि अगर हम उसकी परिभाषा की बात करें, जो कि हर एक पुस्तक में हर जगह पे आपको देखने को मिला, आपने बहुत पहले स्टडी भी किया होगा स्कूल लाइफ में। यानी कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के हित के लिए किया गया शासक या फिर चुने गए शासक को ही लोकतंत्र कहते हैं। जिसमें हम ये देखते हैं लोगों के द्वारा एक नेता, जो कि खुद एक बोल सकते हैं कि आम पब्लिक के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो लोगों के बीच से ही चुना जाता है, तो उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में बेसिकली अगर मैं बात बोलूँ तो महिलाओं और बोल सकते हैं कि युवाओं को सभी प्रकार के संवैधानिक अधिकारों के रूप में जो है हमें अधिकार प्रदान होते हैं, जो कि अपने अनुसार वो अपने ज़िंदगी को या फिर बोल सकते हैं कि अपने लाइफ सर्वाइकल को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे भारतीय संविधान की बात की जाए तो देख सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र को बड़े पैमाने पे अपना रखे हैं। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका इत्यादि देशों ने जो है पर्टिकुलर लोकतंत्र अपना लिया था। अगर मैं बात बोलूँ फ्रांस की क्रांति होने के बाद जो है बेसिकली 1789 यानी कि 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके बाद जो है फ्रांस ने पूर्ण रूप से जो है अपने आप में लोकतंत्रीय देश के रूप में अपने आप को धीरे धीरे आगे लेके आने लगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 7.2 है प्रतिक्रियात्मक न्यूनतम एवं वास्तविकता अधिकतम आयाम, यानी कि प्रोसीड्यूरल मिनरलिटीज एंड सबस्टेंटिव मैक्सिमिटीज एंड डायमेंशंस। अब इसमें हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो लोकतंत्र जो है क्या होता है और क्यों हमें पर्टिकुलर हमारे एक सिस्टम में आपको लोकतंत्र का नीड क्यों पड़ा, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो पहली बात ये है कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के द्वारा किया गया शासन, यानी कि लोग एक नहीं होते भाई, जिसके कारण तानाशाह नहीं हो सकता, यानी कि बोल सकते हैं कि घमंडी नहीं हो सकता कोई भी। ठीक है, जब चाहे जब लोगों को
लोग अपने हित के लिए अपने शासक को चेंज कर लेते हैं, आपने देखा भी होगा। और बाकायदा 5 साल बाद आपका चुनाव प्रक्रिया भी देखने को मिलता है, आयोजित किया जाता है। तो उस स्थिति में हम वास्तविक रूप में जो है बड़े पैमाने पे देख लेते हैं कि लोकतंत्र जो है सभी के लिए बेहतर और तथा बेहतरीन शासक व्यवस्था और देश के एक ऐसे व्यवस्था का निर्माण करता है जो कि गवर्नमेंट को चलाने का काम करता है, सरकार, जो कि हमारे देश में पूर्ण रूप से आपका लोकतंत्रीय सरकार देखी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम लोकतंत्र के प्रकार के रूप में जानते हैं, यानी कि शास्त्रीय लोकतंत्र। अब देखो शास्त्रीय लोकतंत्र क्या था। देखो यूनानी नगर राज्यों के द्वारा जो है शास्त्र को लेके आगे बढ़ने के लिए, यानी कि बोल सकते हो क्लासिकल डेमोक्रेसी। शास्त्रीय का मतलब होता है क्लासिकल, जैसे आपने देखा होगा क्लासिकल डांस हो गया, जैसे फॉर आपका बोल सकते हैं कि भरतनाट्यम हो गया, आपका बोल सकते हैं इत्यादि जितने भी आपके बोल सकते हैं, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्लासिकल डांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत मतलब फिल्मों वगैरह में देखा भी होगा। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे शास्त्र व्यवस्था से तर्क वितर्क करते हैं, जिसमें आपके शास्त्रों के रूप में आपका ज्ञान लेने का जो है अधिकार सरकार के द्वारा जो है लोकतंत्र में जोड़ा गया हो। अब ये नहीं कि हाँ कोई भी आपका जो लोकतंत्र के रूप में जो है आपके शास्त्र को गलत सही बोल सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कुलीनवादी सिद्धांत। कुलीनवादी सिद्धांत का एलिजिस्टिक डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जी मोस्का रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा जो है इसको आगे बढ़ाया गया। अब कुलीनवादी क्या होता है। कुलीनवादी का मतलब होता है एलिस्टिक जो है आपके वह क्षेत्र होते हैं या फिर वह पब्लिक होता है जो पर्टिकुलर सक्षम होता है, यानी कि बोल सकते हो कि वो कैपेबल होता है किसी भी चीज़ को मतलब परचेज करना, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती। बेस्ट उसका बोल सकते हो पैसिफिक इनकम होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ना वो सरवाइव कर पाता है सोसाइटी में। ठीक है, तो उसी को कुलीनवादी के रूप में देखेंगे। अब उसके बाद आपका सहभागी लोकतंत्र, यानी कि प्लुरलिस्टिक, आपके बोल सकते हो प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता है कि देखो सहभागी का मतलब क्या होता है। सहभागी यानी कि सबको हम साथ लेके बोल सकते हैं लोकतंत्र का निर्माण करें। सहभागी का मतलब यानी कि सबकी एक इक्वालिटी को लेके हम लोकतंत्र का निर्माण करें, जिसमें सभी नागरिकों को बराबर अधिकार प्रदान हो, सभी नागरिक अपने इच्छा और स्वेच्छा के अनुसार जो है अपना मत दे सके, वोट दे सके। आपने देखा होगा कि वोट देने के बाद आपसे कोई पूछता नहीं है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया। कानूनी रूप में देखा जाए, अगर कोई दबाव डाल के आपसे पूछ रहा है तो इस हद के लिए जो है आप केस भी कर सकते हैं उस बंदे पे, चाहे वो आपका अपना सगा भी हो या चाहे आपका कोई भी हो। आपने देखा होगा कोई एक दूसरे से नहीं पूछता। वो अलग बात है कि आज के टाइम पे सब हम शेयर कर लेते हैं, अदरवाइज पहले के टाइम पे तो कानों में भनक तक नहीं होता था कि किस पार्टी को वोट डाला गया है। ठीक है, तो ये है हमारा। अब उसके बाद विमर्शी लोकतंत्र का मतलब होता है कि पार्टिशनरी आपके लोकतंत्र के लिए देखा जाता है, डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता है। विमर्शी जिसमें हम एक नागरिक दूसरे से तर्क वितर्क करके कि भाई क्या सही है, कौन सी पार्टी सही है और कौन से पार्टी को वोट डालना चाहिए, न्यूनतम सरकार कौन सा बेस्ट है जो पर्टिकुलर हर एक फील्ड में जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये आपका विमर्शी लोकतंत्र रूप में देखा जाता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है जनवादी डेमोक्रेसी, यानी कि आपका पीपल्स डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता है। 7.3.6 है आपका। तो देखो जनवादी ये एक ऐसा मॉडल था जो जनता को ध्यान में रखे, यानी कि जो पब्लिक को ध्यान में रखे, यानी कि जो पर्सन को ध्यान में रख के जो है इसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, ये मॉडल पश्चिमी मॉडल के रूप में जो है विरोध कर रहा था। जो पश्चिमी मॉडल था ना, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर के रूप में था ना, उसका विरोध करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर जो था प्रॉपर, अगर मैं बात बोलूं तो ये कल्चर ना अपने अनुसार वर्क कर रहा था, लोगों के हित में नहीं वर्क कर रहा था। लेकिन हमारे भारत में ऐसा तो नहीं है ना। हमारे भारत में प्रॉपर अगर देखा जाए तो सभी क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था का निर्माण किया जाता है या फिर कोई भी फैसला लिया जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स के द्वारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ बताई गई थी
कि सोसाइटी जो है जनवादी के रूप में अगर चलेगा तो ही सोशल सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, अदरवाइज सोशल सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है समाजवादी लोकतंत्र। देखो समाजवादी लोकतंत्र जिसे हम सोशल डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं। अब समाजवादी लोकतंत्र क्या है, हम सोसाइटी को लेके, हम अपने सोसाइटी को लेके, अपने सोशल सर्विस को लेके ध्यान में रखते हुए ना हम कानून व्यवस्था का निर्माण करते हैं या फिर लोकतंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि समाज में या फिर सोशल रूप में जो है हमारे क्षेत्र में एक प्रकार के धर्म के, एक रिलीजन्स के, एक कास्ट के लोग नहीं रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम भाई दूसरे धर्म के लोगों से बोल सकते हो कि बिल्कुल ही बोल सकते हो कि बदतमीज वाला या फिर एक गलत व्यवहार हम उनसे अपनाते हैं। पहले की बात अलग है, लेकिन अब की बात जो है चेंज हो चुका है। हमारा सोसाइटी जो है एजुकेटेड हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि फ्रेंडली और बोल सकते हैं एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर के रूप में जो है हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हमारा समाजवादी लोकतंत्र की व्यवस्था में देखी जाती है। अब उसके बाद ई लोकतंत्र जिसे हम ई डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब देखो ई लोकतंत्र का मतलब क्या होता है ना, जिसमें हम कंपैरेटिव डेमोक्रेसी देखते हैं। कंपैरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी एलिजिबिलिटी होती है, जो हमारा सक्षमता होता है, जो हम सक्षम हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए दूसरे लोकतंत्र का जो है देखने को मिलता है कि उन दोनों के बीच कंपेयर किया जाता है। कम्युनिटी वैल्यूज़ देखी जाती है कि कौन सा जो है वैल्यूएबल है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। उसमें कौन कौन से बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी में वो पर्टिकुलर सभी लोगों के हित के लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपका ई लोकतंत्र जिसे ई डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 7.4 हमारा है भारतीय लोकतंत्र पर एक नज़र। भारतीय लोकतंत्र पे एक नज़र डालना है भाई। देखो आज हमारा बात की जाए ना, तो हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, यानी कि देख सकते हैं कि 1947 में आपका जो है हमारा ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो चुका था भारत, जिसकी अगर मैं बात बोलूँ उस समय की जनसंख्या अगर करीबन देखा जाए तो 80 करोड़ से के आसपास हो चुका था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है, जो कि आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हमारा भारत सर्वप्रथम स्थान पर आता है। जिसके अंतर्गत हम भारतीय व्यवस्था के नज़र रूप में देखें ना, तो यहाँ पे सर्वाधिक जो मताधिकार व्यवस्था है, सबको जनमत डालने का जो आज हमारा देख सकते हैं कि बहुत से चेंजेस के बाद, बहुत से बोल सकते हैं कि आर्टिकल्स में चेंजेस किया गया, आर्टिकल्स में पर्टिकुलर बदलाव किए गए, जिसके कारण आज हर एक बोल सकते हो कि 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, चाहे उसमें स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, वो वोट डाल सकता है या फिर मताधिकार जो है उसे प्रदान किया जा चुका है। जिसके अंतर्गत हमारा बोल सकते हो कि ईमानदार मंत्रियों व्यवस्था, उपमंत्रियों की व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, सर्वोच्च व्यवस्था जो है इस तरीके के देखे जाते हैं। वो अलग बात है कि आजकल करप्शन ज़्यादा हो चुका है, बट ये है कि हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से एक इनोसेंट रूप में, एक ऑनेस्टी के रूप में जो है हमारे भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है पर्टिकुलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। BR अंबेडकर के द्वारा जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नींव रखा गया, नींव यानी कि जो पिलर्स रखा गया, वो हमारे 19वीं सदी का जो है पूरे विश्व के रूप में एक ऐसा जीता जागता उदाहरण बन गया हमारा भारत, जिसमें भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है संपूर्ण भारत में संप्रभुता, इसके धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए, धर्मनिरपेक्षता का जो पर्टिकुलर अगर मैं बात बोलूँ, जहाँ पे किसी भी धर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी ना देकर सभी धर्म को बराबर अधिकार दिया गया हो, उसी को धर्मनिरपेक्षता देश के रूप में जाना जाता है, जो कि हमारा देश ने अपना लिया। दूसरा पॉइंट था संसद और राज्यों के विस्थापन व्यवस्था और उसके निर्माण के लिए यहाँ पर स्वतंत्र व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव करने की प्रक्रिया देखी गई, जिसके कारण अगर मैं बात बोलूँ फ्री एंड फेयर पीरियोडिक व्यवस्था जो है, यहाँ पर इलेक्शन लड़े गए, जिसमें आपका पार्लियामेंट पूर्ण रूप से जो है बोल सकते हैं कि वो आपका हेल्ड कर रहा था। यानी कि हेल्ड करने का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा जो है चुनाव
की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा था। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये जितने भी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए, ये हमारे लोकतंत्र के रूप में ही हमें बाकायदा मिल चुके हैं। यानी कि राइट्स ऑफ इक्वेलिटी, राइट्स ऑफ रिलीजन्स, राइट्स ऑफ आपके फ्रीडम, ठीक है। इस तरीके के जितने भी आपके राइट्स दिए गए वो हमारे पर्टिकुलर हमारे लोकतंत्र के कारण ही हमें प्रदान हुआ, यानी कि डेमोक्रेसी के कारण ही प्रदान हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब उसके बाद 7.5 है हमारा आपका लेट्स अस सम, यानी कि बोल सकते हैं कि आपका ये सारांश बोलते हैं। सारांश का मतलब होता है छोटा सा अंश, यानी कि समराइज करना। यानी कि बोल सकते हैं आपने 9th 10th में साइंस के बुक में देखा होगा, एंड ऑफ द चैप्टर में ब्लू बॉक्स में समरी नाम का एक टॉपिक होता था, जो कि पूरे चैप्टर का बोल सकते हो मेन टॉपिक होता था। तो उसी को हम समरी बोलते हैं या फिर सारांश बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 7 चैप्टर जो है डेमोक्रेसी जो है कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने प्रीवियस 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने कवर कर लिया है, जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके अपने सेशन को अटेंड कर सकते हैं।